खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से खेल प्रतिभाओं को मिल रही है नई उड़ान। लैक्रोस के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा राजस्थान का आदिवासी अंचल विश्व स्तरीय संसाधनों, सुविधाओं और प्रशिक्षण से खिलाड़ी लहरा रहे परचम। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में देश प्रदेश का नाम रोशन करने में खिलाड़ी जुटे हुए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जोधपुर से एक खबर है जहां पर आरएएस प्रियंका बिश्नोई मौत के मामले में बड़ा अपडेट। कोर्ट आदेश के बाद मामला हुआ दर्ज। वसुंधरा हॉस्पिटल संचालकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना, डॉक्टर विनोद शैली के खिलाफ मामला दर्ज। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मामला दर्ज हुआ है। तो कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप और इन डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला आरएएस के मृत्यु मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे थे। आरएएस प्रियंका बिश्नोई के मौत के मामले में कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगा था। वसुंधरा हॉस्पिटल संचालकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में मामला दर्ज हुआ। डॉक्टर संजय मकवाना, डॉक्टर रेणु मकवाना और डॉक्टर विनोद शैली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। लगातार आरएएस रेणु के परिजन अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब कोर्ट में सुनवाई के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चली और कोर्ट के आदेश के बाद फाइनली अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। एक बार फिर से बताएं पूरा मामला। जी नंदी, अवश्य। वसुंधरा हॉस्पिटल में आरएस प्रियंका बिश्नोई का उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान ही आरएस प्रियंका बिश्नोई की मौत हो जाना, परिजनों द्वारा अस्पताल पर आरोप लगाना, उसी आरोप के बाद में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, प्रशासन ने प्रसंग ज्ञान लिया और प्रसंग ज्ञान लेने के बाद में मामला दर्ज करने की बात की गई। मामला दर्ज हो नहीं पाया तो उसके बाद में परिवारजनों ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट आदेश के बाद में लंबी गहन प्रक्रिया के बाद में आज मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें वसुंधरा हॉस्पिटल के मालिक संजय मकवाना, उनकी पत्नी रेणु मकवाना और अन्य आरोपियों को आरोप सहित यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया जोधपुर हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के अधिकारी एसएचओ गोविंद है, उनके नेतृत्व में टीम ने पूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ कर दिए गए। जी नंदी। जी प्रदीप, अब फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई पुलिस जाहिर तौर पर अपने हिसाब से करेगी। शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगातार आरएएस रेणु के परिजन लगा रहे थे और अब कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर उठाए हैं सवाल। रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। मैंने ये सवाल उठाया था, सतीश पुनिया ने जानकारी दी। 2013-18 के दौरान राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए। उस समय वहां पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी वहां पर नहीं पहुंचे। पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राजनीति में दोहरा रवैया नहीं चलता है। सतीश पुनिया ने यह सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हुए थे, जब पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, झारखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी और 18-17 पेपर लीक हुए, तब राहुल गांधी चुप क्यों थे? ये सवाल सतीश पुनिया ने खड़ा किया है। जयपुर डिस्कॉम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टेंडर घोटाले में मेसर्स एआरजी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से हटी कार्रवाई की तलवार। डिस्कॉम में आरडीएसएस में हुआ था 189 करोड़ के टेंडर में घोटाला। हाई लेवल के दखल के बाद वित्त विभाग में पहुंचे प्रकरण में डिस्कॉम की द्वितीय अपील खारिज। विशेष सचिव बजट शिवांगी स्वर्णकार ने सुनवाई के बाद प्रथम अपील के उस आदेश को यथावत रखा, जिसमें आरवीयूएनएल सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने दिए थे 3.78 करोड़ की जब्त बैंक गारंटी रिलीज करने के निर्देश। साथ ही सुझाव दिया था कि मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर की प्रक्रिया की उच्च स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए।
यदि जरूरत हो तो आगामी टेंडरों में ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रक्रिया में जरूरी बदलाव के भी उन्होंने निर्देश दिए थे। दरअसल भिवाड़ी सर्कल के RDSS टेंडर में डिस्कॉम ने 56.76 करोड़ का मांगा था एनुअल टर्नओवर, जबकि मैसर्स ARG फर्म के CA सर्टिफिकेट में 55.69 करोड़ के एनुअल टर्नओवर का था जिक्र। तो टेंडर लेने के लिए इस एनुअल टर्नओवर का कॉलम किया गया था गायब, लेकिन डिस्कॉम ने UDIN पोर्टल के माध्यम से पकड़ी थी हेराफेरी। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर है। भीनमाल में पत्थर की खदान ढह गई है और एक युवक की मौत हो गई है। मलबे में दबे कई युवक का जिसका स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। JCB की मदद से बाहर निकाला गया शव। काफी देर तक प्रशासन को नहीं लगी भनक। राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है शव। तो मलबे में दबे युवक को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सकुशल लोग बाहर नहीं निकाल पाए। जालौर में पत्थर की खदान ढहने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। मलबे में दबे युवक का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जब युवक को बाहर निकाला तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। और ऐसी भी खबर आ रही है कि इस घटना के बाद प्रशासन काफी देर तक नहीं वहां पर अलर्ट मोड पर था। लोगों द्वारा ही रेस्क्यू किया जा रहा था, तो प्रशासनिक कार्रवाई पर भी यहां पर सवाल खड़े होते हैं। भीनमाल में पत्थर की खदान ढहने के चलते एक युवक की मौत हो गई है। मलबे में दबे युवक का स्थानीय लोगों ने ही यहां पर रेस्क्यू किया, लेकिन वक्त ज्यादा लग गया और जब तक युवक को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। JCB की मदद से बाहर निकाला गया युवक का शव। काफी देर तक प्रशासन को यहां पर भनक तक नहीं लगी थी कि आखिर इस क्षेत्र में हुआ क्या है। तो राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में अभी फिलहाल युवक के शव को रखवाया गया है। जालौर के भीनमाल में पत्थर की खदान ढहने की वजह से बड़ा हादसा और एक युवक की मौत हो गई है। तो काफी देर बाद रेस्क्यू लंबा चला, उसके बाद युवक को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। JCB की मदद से युवक को बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे युवक को स्थानीय लोगों ने ही काफी जद्दोजहद करके बाहर निकाला। हमारे सहयोगी मोइन खान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मोइन, ये युवक का इस पत्थर की खदान ढहने के मामले में मृत्यु का शिकार हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो प्रशासन है वो काफी देर तक अलर्ट मोड पर नहीं था। क्या यहाँ पर ये मानकर चले कि अगर समय रहते प्रशासन अलर्ट मोड पर होता तो इस युवक की जान बचाई जा सकती थी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, यह जो घटना है वो भीनमाल थाना क्षेत्र के भादेड़ा गांव की घटना है। यहाँ एक पत्थर की खदान का हिस्सा अचानक ढह गया, इस हादसे में एक महिला समेत कुल 3 लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की मलबे में दबने से मौत हो गई है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं था, प्रशासन को भनक तक नहीं थी कि आखिर क्या करना है या फिर किस प्रकार कार्रवाई होनी है। करने वाली बात है मैम यह कि हादसे के करीब 2 घंटे तक प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर JCB मशीन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और मलबे में दबे युवक को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से उसके शव को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भीनमाल से ये थे हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि काफी वक्त लग गया रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिसकी वजह से युवक को बचाया नहीं जा सका। और अब खबर पाली से है, जहां पर 80 फीट गहरे कुएं से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। जाल डालकर वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लगभग 3 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 साल से कुएं में फंसा हुआ था मगरमच्छ। सादड़ी थाना क्षेत्र के लाटाड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को नजदीकी बांध क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर झुंझुनू से है, जहां पर 40 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार हुआ। मुकुंदगढ़ साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई 18 महीनों में 40 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। साइबर फ्रॉड का आरोपी अंकित कुमार गिरफ्तार हो चुका है। CSP सेंटर से करता था साइबर ठगी। 2.68 लाख नगद और 2 लैपटॉप, 17 ATM, 92 पासबुक जब्त की गई हैं। 38 आधार कार्ड, 7 चेकबुक और माइक्रो ATM भी बरामद किया गया है। कई राज्यों में आरोपी पर साइबर शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी से जुड़े खातों पर साइबर शिकायतें दर्ज हैं।
सह आरोपियों और ठगी की रकम के नेटवर्क की जांच भी अभी जारी है। तो 40 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार। मुकुंदगढ़ साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। सीएसपी सेंटर से करता था साइबर ठगी। थाने पे कल अक्षय नायक जो है उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 117 दर्ज किया गया। 316, 317, 318 और 66 IT एक्ट जो है इसके अंदर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें कि आरोपी अंकित कुमार है, उसके द्वारा ई मित्र की दुकान संचालित होती है। उसके माध्यम से करोड़ों रुपए का जो है फ्रॉड होना और कई जगह से म्यूल की शिकायतें होने की जो है सूचना भी हमारे पास थी। ऐसे में प्रकरण दर्ज करके और कल अंकित कुमार को जो है गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां पर जेसीओ राकेश दूत को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। 5 वर्षीय बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी है। भावुक हुआ कोलसिया गांव। 23 जुलाई को छुट्टी पर आए थे राकेश दूत और 14 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना था। बगड़ तिराहे पर हुआ भीषण सड़क हादसा और हादसे में हुई थी जेसीओ राकेश दूत की मौत। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। क्षेत्र में छाई शोक की लहर। तो ये यहाँ पे दुखद घटना हो गई, बहुत ही मतलब दुखददायक है। यहाँ पे जो आज हो गया तो ये मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लिए मतलब एक जो है एक वीर योद्धा हमारे से चला गया, तो इसी के इसमें तो बहुत दुख तो बहुत है। परिवार को इनका संकट आ गया, ठीक है। ये तो देश के लिए एक मतलब बहुत बड़ा दुख है। पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ उपाध्यक्ष के रूप में इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में हम लोग कम से कम 20 लोग आए हैं। और जैसे ही इस क्षति का पता लगा तो बहुत ही आघात लगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को इतना आघात लग रहा है तो परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को इसके लिए शक्ति दे। ऐसी दुर्घटना जो हुई है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री, और एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला सीएम का जारी रहेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दे को लेकर संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला आज इसी प्रकार जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। तो सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान के विकास को लेकर लगातार संवाद कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों के आसपास रहने वाले परिवारों को आवासीय पट्टे नहीं मिलने पर लोगों ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा, जहां ज्ञापन में वर्ष 2015 से लागू 200 मीटर की प्रतिबंधित परिधि के नियम से संशोधन कर लंबे समय से रह रहे परिवारों को पट्टे जारी करने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि कई परिवार 3 पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध के कारण आज तक स्वामित्व के पट्टे नहीं मिल पाए। इससे सरकारी योजना और अन्य कानूनी कार्यों में भी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सरकार से नियम में शिथिलता देकर पात्र परिवारों को जल्द पट्टे जारी करने की मांग की है।
कस्बा है। ये छोटा पहलेनुमा कस्बा है। इसमें पुरातत्व विभाग की कुछ बिल्डिंगें हैं जिनके अनुसार पुरातत्व विभाग ने 2015 में एक नियम निकाला कि 200 मीटर एरिया के अंदर किसी को पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सब खेतरी के बीच में हैं और इस कारण से सभी के पट्टे रुके हुए हैं, जबकि ये अभी सरकार का वो चल रहा है और उसके तहत इनको कोई पट्टा नहीं दिया जा रहा। अतः 2015 का 200 मीटर का ये प्रावधान है, ये ख़त्म करके और जितने भी प्रार्थी हैं उनको पट्टों से लाभान्वित किया जाए। और अब खबर मंडावा से है, जहां पर RUIDP फेज 5 के तहत करीब 2 करोड़ 99 लाख रुपए के प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संवाद कार्यक्रम में शहर की सीवरेज, जल भराव और सड़क सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। इस मौके पर विधायक रीटा चौधरी ने मांग पत्र सौंपकर कई वार्डों में सीवरेज विस्तार, ओवरफ्लो की स्थायी रोकथाम, सड़क लेवल सुधार और जल भराव की समस्या के समाधान की मांग की है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी ने भी अलग से सुझाव पत्र देकर अधूरे सीवरेज नेटवर्क को पूरा करने और परियोजना का लाभ सभी वार्डों तक पहुंचाने पर जोर दिया। RUIDP अधिकारियों ने सभी सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने की बात कही है। RUIDP द्वारा पंचम चरण का शुरुआत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झुंझुनू को 129 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं। उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी का संवाद आज मंडावा उपखंड कार्यालय पर रखा गया, जिसपे जनप्रतिनिधिगण, पूर्व पार्षदगण और प्रबुद्धजन और प्रेस मीडिया साथियों को भी बुलाया गया, जिसमें उनसे सुझाव लिए गए हैं कि जो फेज़ 4 में मंडावा में जो कार्य हुए उसके अलावा जितना कवरेज एरिया रह गया था वो इस परियोजना के अंदर। वहीं टोंक में आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ADM विनोद कुमार मीना को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी शामिल होकर आशा सहयोगिनियों का समर्थन किया। ज्ञापन में राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र की आशा सहयोगिनी अलका की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता पैकेज और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही सभी आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने और उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है। आज आशा सहयोगिनी बहनों का टोंक जिला मुख्यालय पर गांधी पार्क में धरना चल रहा था सुबह से। ये पूर्व में भी इन्होंने काफी बार ज्ञापन दिए हैं सरकार को। एक तो इनकी जो प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि इनका काफी समय से ये आज भी 4,950 रुपए महीने के मासिक वेतन पे ये आज भी 24 घंटे की नौकरी कर रही है, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, चाहे वहाँ। चित्तौड़गढ़ जिले में चितलवाना उपखंड के सेली गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। सेली गांव की भीमों की ढाणी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हर घर जल योजना ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाने के बजाय गांव से ढाणी तक पुरानी और जर्जर पाइपलाइन का ही उपयोग किया गया, जिसके कारण आज तक नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जल जीवन मिशन योजना के अंदर भी बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। 10 साल हुआ पानी नहीं आता है। खाली फोकट पानी का पाइपलाइन डाल के रखा है, सब नवरा पड़ा है। इधर उधर पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। जल जीवन नागौर के परबतसर में प्रसिद्ध वीर तेजाजी पशु मेले की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में पशुपालकों ने 3 साल के बछड़ों की परिवहन पर रोक, पिछले मेले में कथित गौ रक्षा दलों की ओर से हुई मारपीट और पशु व्यापारियों में बने भय के माहौल का मुद्दा उठाया। जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा ने भरोसा दिलाया कि इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। वहीं पशुपालकों ने बिजली, पानी और यूपी बिहार के लिए रेल सुविधा की भी मांग की है, जिसे लेकर प्रशासन ने 28 अगस्त से शुरू होने वाले मेले में पशु प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मानसून की बरसात होने के पश्चात जहरीले जीव जंतु अपने बिलों में बाहर
बिलों से बाहर निकल आए हैं और रहवासी बस्तियों की ओर आना शुरू हो गए हैं। रामदेवरा में एक साथ करीब 6 से 7 स्थानों पर ब्लैक किंग कोबरा सांप निकलने की घटना सामने आई है। इस संबंध में प्रताप सेन ने बताया कि उसके बाथरूम में करीब 8 फीट लंबा किंग कोबरा सांप आ गया, जिसे सुरक्षित जंगल में छुड़वाया गया। एक दूसरी घटना में पिछले दिनों ब्लैक किंग कोबरा ने दुकान में सो रहे युवक को डस लिया था, जिसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर करना पड़ा। वन विभाग की हेल्पलाइन 1926 पर कॉल किया। कॉल जयपुर से अटेंड किया गया और मुझे स्थानीय रेंजर से ऑन कॉल ही बात करवाई गई। रेंजर साहब ने मुझसे कहा कि हम आएंगे, हमारी टीम आएगी और शाम को रेस्क्यू करेगी। तो मैंने उन्हें लोकेशन भी बताई और उसके बाद मैंने 2 घंटे तक इंतज़ार किया। इम्तिहान हो गई, इंतज़ार की, वो नहीं आए और दोबारा से मैंने उनको मोबाइल फ़ोन पे कॉल किया और उनसे कहा कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हम नाचना से आगे बैठे हैं और नाचना से वहाँ रामदेवरा पहुँचने में 3 घंटे हमको और लगेंगे। पाली के सुमेरपुर में आगामी निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी कालूराम कुम्हार ने तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र का दौरा कर चुनावी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। इसके बाद निर्माणाधीन रेन बसेरे, अन्नपूर्णा रसोई और बस स्टैंड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। वहीं महाविद्यालय में छात्र छात्राओं से संवाद कर लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी महिला मंडल अध्यक्ष वीणा देवी रावल ने बालिका विद्यालय के सामने बन रहे रैन बसेरे के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए छात्राओं की सुविधा का मुद्दा उठाया। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में किया सरेंडर। सैकड़ों समर्थकों के साथ नरेश मीणा ने सरेंडर किया है। थप्पड़ कांड में कोर्ट ने रद्द की थी जमानत। टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत खारिज की थी। सुरक्षा के मद्देनजर नगर फोर्ट थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 BNS लागू कर दी गई है। नरेश मीणा ने थप्पड़ कांड के मामले में सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। कोर्ट ने जमानत नरेश मीणा की रद्द कर दी, जिसके बाद नरेश मीणा अपने तमाम समर्थकों के साथ थाने पहुंचे हैं और आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा के मद्देनजर नगर फोर्ट थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और टोंक, देवली, उनियारा में धारा 163 BNS लागू की जा चुकी है। नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है और सैकड़ों समर्थकों के साथ नरेश मीणा थाने पहुंचे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर नगर फोर्ट थाना पुलिस छावनी में तब्दील। आपको बता दें, टोंक SC/ST कोर्ट ने थप्पड़ कांड के मामले में जमानत खारिज कर दी थी। नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हुई और अब थप्पड़ कांड में कोर्ट ने जमानत याचिका जब खारिज की तो नरेश मीणा पहुंच गए सैकड़ों समर्थकों के साथ सरेंडर करने के लिए। नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में सरेंडर किया है। आपको याद होगा विधानसभा उपचुनाव में किस प्रकार नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मार दिया था। इस मामले में नरेश मीणा लगातार फंसते जा रहे हैं और अब एक बार फिर से नरेश मीणा जेल में रहेंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। SC/ST कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में सरेंडर कर दिया है। तो नरेश मीणा ने नगर फोर्ट थाने में किया सरेंडर। सैकड़ों समर्थकों के साथ सरेंडर किया गया। थप्पड़ कांड में कोर्ट ने रद्द की थी जमानत। हमारे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। समीर, नरेश मीणा ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सैकड़ों समर्थक उनके साथ पहुंचे हैं और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी रजनी, मैं बताऊंगा ये जो मामला है समरावता उपचुनाव के दौरान SDM थप्पड़ कांड का जुड़ा हुआ है, जिससे 8 महीने बाद नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद नरेश मीणा ने सशर्त जमानत मिली थी हाईकोर्ट को, लेकिन उस जमानत की सशर्त को नहीं मानते हुए झालावाड़ में प्रदर्शन करा था। उसको नगर फोर्ट थाने ने चैलेंज करा SC/ST कोर्ट में और SC/ST कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। उसके बाद आज लास्ट तारीख थी 6 अगस्त को इनको सरेंडर करना था, जो आज अपने समर्थकों के साथ जाके
इन्होंने कोर्ट में नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करा है नरेश मीणा ने। जी, एक तरफ विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो समर्थक पहुंचे हैं समीर नरेश मीणा के, वो यहाँ पर बैरिकेड्स तोड़ते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए। अभी फिलहाल किस प्रकार की सिचुएशन वहां बनी हुई है थाने के बाहर? जी, आने के बाद बहुत ज्यादा उधम दहाड़ चल रहा है समर्थकों द्वारा, जो अपने नेता को वापस जेल में जाते हुए देख रहे हैं। अब इसके उधम मचे उससे पहले के लिए टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी ने धारा 163 BNS लगा रही थी, जिससे जुलूस हो या कोई जनसभा हो या ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, उसके बावजूद भारी मात्रा में नरेश मीणा के साथ उनके समर्थक थाने के पास पहुंचे हैं। जी समीर, अभी फिलहाल जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, प्रशासन और शासन अलर्ट मोड पर है और थाने के बाहर छावनी में पूरा थाना परिसर जो है बाहर से तब्दील कर दिया गया है। ये समर्थक क्या चाह रहे हैं कि मतलब कोर्ट के ऑर्डर को भी ना माने और नरेश मीणा को छोड़ दिया जाए? ये विरोध प्रदर्शन तो कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। अगर विरोध भी प्रकट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, कम से कम ये तो नरेश मीणा जी के समर्थकों से हम उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल बताऊं, नरेश मीणा ने नगरकोट थाने में सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन थाने से 500 मीटर दूर भी एक बैरिकेड है, इससे पहले 1 किलोमीटर पे लगा रखा है। वहां पर वाहनों को रुका दिया था, लेकिन भीड़ पैदल आ चुकी है और यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन कर रही है और नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रही है, जिसको पुलिस ने फिलहाल रोक रखा है। जी, अभी फिलहाल नरेश मीणा को कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। एक बार फिर से थप्पड़ कांड का जिक्र करना चाहेंगे कि एसडीएम को थप्पड़ मारा था नरेश मीणा ने और ये मामला अभी तक चल रहा है और कहीं ना कहीं ये जो गलती नरेश मीणा ने की थी, इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है नरेश मीणा को। देवली उनियारा उपचुनाव हुआ था, उस दौरान समरौता गांव में चुनाव को लेकर गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया था। उनकी कुछ मांगे थी जो प्रशासन से, जो उनकी जो पंचायत थी वो अलग करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा था हमारी मांग करें। उस टाइम पे तत्कालीन कलेक्टर सोमिया झा थी, उनको वहां पर बुलाने की मांग चल रही थी, लेकिन कलेक्टर नहीं आई, वोटिंग रुक गई थी। लेकिन एक बार शुरू भी हो गई थी, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई थी रात में, दिन में किसी ने कहा कि गलत वोटिंग हो रही है, नरेश मीणा गए वहां पर, उन्होंने एसडीएम के थप्पड़ मारा। उसके बाद से ये विवाद चल रहा है और रात में जब इनों के धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस टाइम इनकी गाड़ी खाने के लिए रोकी थी, तो उस टाइम पे थोड़ा बवाल काफी ज्यादा हुआ था। उसके बाद से ही ये लंबा मामला चल रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए समीर। तो सैकड़ों समर्थकों का वहां पर समर्थन मिलता हुआ नरेश मीणा को और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नगर फोर्ट थाने के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं।